डेनमार्क में भारत नॉर्डिक सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म मोदी ने की शिरकत। इजलास से कबल नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड के हम मनसबों से हुई बाहमी मुलाकात। आपसी ताउन बढ़ाने समेत सभी अहम उमूर पर गुफ्तगू शुनीद। यूरोपीय दौरे के आखिरी दिन आज फ्रांस का दौरा करेंगे वज़ीर आज़म मोदी। सदर मैक्रो से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन समेत कई अहम उमूर पर हो सकती है बातचीत। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में किया इजाफा। 40 बेसिस पॉइंट के बाद 4.40% हुआ रेपो रेट। इफराती ज़र के चैलेंज को कम करने के लिए 2 साल बाद उठाया गया कदम। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे का ऐलान। कहा, लाउड स्पीकर हटने तक जारी रहेगी तहरीक। 250 से ज्यादा एमएनएस कारकुन पुलिस की हिरासत में। जोधपुर तशद्दुद पर राजस्थान हुकूमत पर हमलावर हुई बीजेपी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, वजीर आला ऐसे वाकयात में ना ढूंढें सियासी फायदा। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। आज खुला मुल्क का सबसे बड़ा आईपीओ। एलआईसी के आईपीओ का प्राइस बैंड 902 और 949 रुपए मुकर्रर। 9 मई तक बोली के लिए खुला रहेगा आईपीओ। और मुल्क के कई हिस्सों में शदीद गर्मी से लोगों को मिली राहत। हैदराबाद, भुवनेश्वर, शिमला, जम्मू और चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में बारिश के सबब दर्जा हरारत में आई कमी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। दूसरी इंडिया नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस, जिसका मकसद भारत और नॉर्डिक ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल के लिए शराकतदारी को फ़रोग़ देना है, डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में शुरू हुई। इस मीटिंग में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के वज़ीर आज़म इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। नॉर्डिक खित्ते के ममालिक के साथ उभरती हुई टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, साफ तवानाई, आर्कटिक खित्ते से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ जैसे शोबों में कसीर जहती ताउन को बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इससे कबल 2018 में स्टॉकहोम में पहली बार भारत और नॉर्डिक ममालिक के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के क्रिस्टियनबर्ग पैलेस में नॉर्वे के वज़ीर आज़म जोहान्स गेहर स्टोर के साथ दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की तमाम जहतों का जायज़ा लेते हुए तरक्याती ताउन के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने ब्लू इकनॉमी, ग्रीन शिपिंग, काबिल तजदीद तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत के शोबे में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में दूसरी भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर स्वीडन की वज़ीर आज़म मैग्डलिना एंडरसन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात थी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया। डेनमार्क के क्रिस्टियनबर्ग पैलेस में स्वीडन की वज़ीर आज़म मैग्डलिना एंडरसन के साथ दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कई शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर आइसलैंड के वज़ीर आज़म कैटरीन जेकबडोटर के साथ दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, तवानाई, माहीगीरी और दीगर कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। अपने दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मुख्तसर क़याम करेंगे और सदर इमानुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस में सदारती इंतखाब के बाद वज़ीर आज़म मोदी का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान आला सतही बातचीत को आगे बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। पेरिस में जब वज़ीर आज़म मोदी और फ्रांस के सदर की मुलाकात होगी, दोनों लीडरों की किस बात पर तवज्जो होगी, देखिए पेरिस से हमारे नामानिगार अनिल थॉमस की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 3 देशों के यूरोपीय दौरे का आखिरी पड़ाव है फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां वो फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। 75 साल पुराने भारत और फ्रांस के रिश्तों को नया आयाम देने की कोशिश होगी। अगर दोनों ही लीडर्स की बात करें तो पहले फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अब से 10 दिन पहले
दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तो ऐसे में जरूर ये भारतीय प्रधानमंत्री का यहाँ आना एक तरह से दोनों ही देशों के बीच नहीं बल्कि दोनों ही लीडर्स के बीच एक तरह से ट्रस्ट और बॉन्डिंग का संकेत है। इस बात की खुशी है कि यहाँ भी और दिल्ली में कि ये एक अवसर मिला है प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट मैक्रोन को चुनाव जीतने के कुछ दिनों के बाद पेरिस आने का, क्योंकि विश्व की बदलती परिस्थितियों को देखें तो भारत और फ्रांस के संबंध और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्व और इसकी भूमिका दोनों और मजबूत होंगी। इन दोनों ही लीडर्स की बात करें, इन दोनों की पहली मुलाकात 2017 में हुई थी जब फ्रेंच राष्ट्रपति पहली बार चुनाव जीते थे। इसके बाद अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स पे ये दोनों लीडर्स लगातार मिलते रहे हैं। कोविड काल एक लंबा समय था जब विश्व की लीडर्स एक दूसरे से मिल नहीं पाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और फ्रेंच के राष्ट्रपति लगातार जब जब जरूरत पड़ी तब फोन में एक दूसरे से बात करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन 2-3 महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। अगर दोनों देशों की साझेदारी की बात करें तो भारत 3 चीज़ों पर दोनों ही देशों की एक तरह से जो पार्टनरशिप है या फिर साझेदारी है उस पर निर्भर है। पहला अंतरिक्ष, दूसरा डिफेंस या फिर रक्षा, तीसरा सिविल न्यूक्लियर। ये 3 महत्वपूर्ण पिलर्स है जिस पर दोनों ही देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्वॉल्व है। ऐसे में इस बार क्या होगा टेबल पर? 2 चीजें, पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ होने के बाद और ईयू कमीशन की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डर लियन का भारत का दौरा संकेत देता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय देशों या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ जल्दी देखने को मिले। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में जो चैलेंजेस दिख रहे हैं उस चैलेंज में फ्रांस और भारत समझते हैं कि वो एक दूसरे के ट्रस्टेड या फिर लॉयल पार्टनर्स है और कोशिश होगी कि उसी को आगे ले जाने की। इसके अलावा और बहुत कुछ होगा टेबल पे। अगर हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तट की या फिर साइबर से लेकर महासागर तक, सारी चुनौतियां हैं और भारत और फ्रांस दोनों मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए उतने ही ज़रूरी है, क्योंकि ताली एक हाथ से बजती नहीं। इसीलिए ये दोनों देश महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंस देते हैं अपने इस साझेदारी या फिर अपनी इस डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आगे ले जाने के लिए। अगर दोनों ही देशों की एक और बात की जाए तो दोनों ही देश यहाँ कोशिश करेंगे जो विश्व ऑर्डर है या फिर वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जिस तरह के क्राइसिस है, जिस तरह की चुनौतियां हैं, जिस तरह के विकल्प है, यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की कोशिश हमेशा यही रही है, शांति और वार्तालाप 2 महत्वपूर्ण कड़ी हैं अगर इस युद्ध या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। और मैं कहूँगा एक बार फिर कोशिश यही होगी कि यही बात ये दोनों ही लीडर्स किसी न किसी फोरम में समझाने की, ताकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट या फिर विश्व को शांति मिल सके। कैमरा पर्सन संजय जैना और मेरे सहयोगी बिमलेंदु कुमार पांडे के साथ अनिल थॉमस, डीडी न्यूज़, पेरिस। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट से 4.40% तक इजाफा करने का फैसला किया है। इस तरह अफरात ज़र के चैलेंज को कम करने के लिए 2 साल बाद ये कदम उठाया गया। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए तबाही से बचाने वाले बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2022 की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने सन 2070 तक कार्बन के 0 इखराज के हदफ को हासिल करने के भारत के अज़्म को दोहराया। लोगों को बुनियादी खिदमात फराहम करने के लिए भारत की कोशिशों का इश्तराक करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत गरीब और सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहद बस्ता है। People must be at the heart of any infrastructure growth story, and that is exactly
what we in India are trying to do. As we scale up the provision of fundamental services in India, from education to health, from drinking water to sanitation, from electricity to transport, and much more, we are also tackling climate change in a very direct way. That is why at COP26, we have committed to attain net zero by 2070 in parallel with our developmental efforts. और अब बात महाराष्ट्र की, जहां एमएनएस सरबराह राज ठाकरे के घर के बाहर मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी है। रियासत में एमएनएस के कारकुनों की गिरफ्तारी की जा रही है। नासिक में एक मस्जिद के बाहर नारा लगाने के इल्जाम में एमएनएस के 5 कारकुनों को हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब पुणे में खालकर हनुमान मंदिर में महाआरती के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने एमएनएस के जनरल सेक्रेटरी अजय शिंदे समेत 6 दीगर को हिरासत में लिया है। पार्टी के सिटी यूनिट के सदर सचिन चखाले को भी पुणे के पंपरी चिनवाड में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने नासिक के भद्रकाली इलाके में नारे लगाने पर एमएनएस के 13 दीगर कारकुनों को हिरासत में लिया है। लाउड स्पीकर तनाज़े के बाद महाराष्ट्र में एमएनएस के 250 से ज़्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। राज ठाकरे की तरफ से लाउड स्पीकर के हवाले से दिए गए अल्टीमेटम का कल आखिरी दिन था, जिसका असर आज न सिर्फ पुलिस पर ही बल्कि मसाजिद पर भी नजर आया। मुंबई और उसके आसपास की कई मसाजिद में आज सुबह आज़ान के दौरान लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए। राज ठाकरे ने 3 मई तक तमाम मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की धमकी दी थी। अगर इसके बाद किसी मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान होती है तो एमएनएस के कारकुनान वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसके अलावा राज ठाकरे ने एमएनएस कारकुनों को परेशान करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहाँ जहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। अमरावती से आज़ाद मेंबर पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनकी मेंबर असेंबली शोहर रवि राणा को हनुमान चालीसा केस में आज सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। राणा जोड़े को 50,000 के जाती मुचलके पर अदालत से जमानत मिलने के बाद अमरावती में उनके घर पर खुशी का माहौल है। अदालत ने जमानत देते हुए शोहर बीवी पर कई शराइत भी रखी हैं। अदालत के हुक्म के मुताबिक राणा जोड़ा मीडिया से बात नहीं कर सकता और सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी हिदायत की कि जोड़ा दोबारा ऐसा कोई जुर्म नहीं करेगा। राणा जोड़ा आज शाम जेल से बाहर आ सकता है। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के लिए कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। और जोधपुर में तशद्दुद के बाद हालात कशीदा लेकिन काबू में है। यहाँ कर्फ्यू बदस्तूर नाफिज है। पुलिस इंतजामिया की जानिब से शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसमें डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर और हर रैंक के अफसरान मौजूद हैं। इसके अलावा शहर में अमन कमेटी की मीटिंग भी हुई,
जिसमें मजहबी रहनुमाओं के साथ तमाम मसाइल पर बातचीत के बाद कोई ना कोई हल निकालने पर जोर दिया जाएगा। सवाल ये भी है कि जिन बच्चों के इम्तिहानात जारी हैं उनके लिए क्या इंतज़ाम है, उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। उनके दस्तावेज़ देखकर उन्हें भेजा जा रहा है। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और तकरीबन 13 पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने लोगों से मुसलसल अमन बरकरार रखने की अपील की है। जोधपुर में ईद से कबल पीर की रात 2 कम्युनिटी के लोग आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद उनके दरमियान झड़प हुई थी। अभी का परिस्थिति बिल्कुल कल दोपहर से ऐसा कोई घटना नहीं हुई। परिस्थिति अभी कंट्रोल में है और पर्याप्त जाब्ता लगे हुए हैं। मोर देन 100 जो है नंबर्स है अरेस्ट का। FIR अभी तक 13 FIR रजिस्टर्ड है। और राजस्थान के बाद अब बात दिल्ली की। जुनूबी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात पर बिल्डोज़र चलाने की तैयारी कर ली है। आज से 13 मई तक गैर कानूनी कब्जे हटाने की कार्रवाई में शुमाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तुगलकाबाद के करनी सिंह शूटिंग रेंज के इलाके में गैर कानूनी तामीर के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा ओखला और शाहीन बाग में गैर कानूनी कब्जों को हटाने के लिए MCD ने एक्शन प्लान जारी किया है। शाहीन बाग समेत दिल्ली के 8 अलग अलग इलाकों में भी MCD गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में साउथ और साउथ ईस्ट DCP को खत भेजा गया है। वहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर ने साउथ और साउथ ईस्ट जिले के पुलिस डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर पुलिस फोर्स की मांग की है। सेंट्रल जोन के अंदर इंक्रोचमेंट रिमूव की प्रोग्राम को आज गति देने का काम शुरू किया है और आज से हमने ये अपना जो प्रोग्राम है जिसको पहले फेज में आज करनी स्टेडियम रोड से शुरू करके इसको आगे सारे जोन के अंदर करना है और इसका आज पहला कदम है जिस काम को आज हम गति दे रहे हैं। अनऑथराइज के ऊपर काम करना है, जिन्होंने रास्ते ब्लॉक कर लिए हैं। जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया है उसका एक हमने खाका तैयार किया है, अभी उसी के ऊपर काम करें। पुलिस फोर्स मिल गई है, पुलिस का पूर्ण पर्याप्त है, पुलिस की हमें कोई परेशानी नहीं। और उत्तराखंड में 15,000 फीट की बुलंदी पर योगा करने के बाद भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने अब सिक्किम में 17,000 फीट की बुलंदी पर योगा सेशन का इनेकाद किया। अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी वीडियो और तस्वीर शेयर करते हुए ITBP ने लिखा कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान बैनुल-अक़वामी योगा डे 2022 की तैयारी में बर्फबारी के हालात में 17,000 फीट की बुलंदी पर योग सेशन कर रहे हैं। और मौसम की बात करें तो मुल्क में जहां लोग ज़बरदस्त गर्मी से परेशान हैं, वहीं हैदराबाद, भुवनेश्वर, शिमला, जम्मू और चंडीगढ़ समेत कुछ इलाकों में मौसम ने करवट ली है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। चंडीगढ़ में सुबह से ही गरज और चमक के साथ बारिश हुई। मंगल को आसमान में हल्के बादल छाए रहे और हवाएं चलती रहीं और अब बारिश की वजह से यहां दर्ज हरारत में कमी दर्ज की जा रही है। जम्मू कश्मीर में गर्मी और तपिश से लोगों को आज कदरे राहत मिली है। जम्मू शहर के कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों को तेज़ गर्मी से राहत मिली। श्रीनगर के मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक 6 मई तक जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बिजली और चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। तेलंगाना में भी आज शदीद बारिश के बाद हैदराबाद के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया। हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद सड़कों के किनारे भी आबी जमाव हो गया। रुख करते हैं खेल की खबरों का। लिवरपूल ने चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली है। मंगल को खेले गए सेमीफाइनल के दूसरे मरहले में लिवरपूल ने विलारियल को
3-2 के फ़र्क से शिकस्त दी। दोनों टीमों के दरमियान खेले गए दिलचस्प मुकाबले का पहला हाफ वलारियाल के नाम रहा। पहले हाफ के तीसरे मिनट में वलारियाल के दिया ने गोल कर टीम को बढ़तरी दिला दी। इसके बाद मैच के 41वें मिनट में कॉकलिन ने गोल कर लिवरपूल के खिलाफ टीम की बढ़तरी 2-0 कर दी। हाफ टाइम तक स्कोर लाइन विलारियाल के हक में 2-0 थी, लेकिन मैच के दूसरे हाफ में लिवरपूल ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए मैच में फतेह हासिल कर ली। लिवरपूल की जानिब से पहला गोल 62वें मिनट में फेन्यू ने किया। उसके 5 मिनट बाद ही लुइस डाइज ने गोल करके टीम को बराबर कर दिया। इन 2 गोल की मदद से लिवरपूल के लिए तीसरा गोल सादियो माने ने किया। ये गोल 74वें मिनट में हुआ। इस तरह लिवरपूल ने मुकाबले को 3-2 से अपने नाम किया। लिवरपूल की टीम ने फर्स्ट लीग का सेमीफाइनल मुकाबला 2-0 से जीत लिया, यानी टीम ने 5-2 के मजमूई के बुनियाद पर चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बनाई। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस सीजन में ये दूसरी बार है जब दोनों टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग के हाथों रॉयल क्लब बेंगलुरु को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में आने के बाद टीम में खुद एतमाद पैदा हुआ है। गुज़िश्ता मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हराया था। और बुलेटिन के मुकम्मल होने से कबल एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। डेनमार्क में भारत नॉर्डिक सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म मोदी ने की शिरकत। इजलास से कबल नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड के हम मनसबों से हुई बाहमी मुलाकात। आपसी ताउन बढ़ाने समेत सभी अहम उमूर पर गुफ्त शुनीद। यूरोपीय दौरे के आखिरी दिन आज फ्रांस का दौरा करेंगे वज़ीर आज़म मोदी। सदर मैक्रो से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन समेत कई अहम उमूर पर हो सकती है बातचीत। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में किया इजाफा। 40 बेसिस पॉइंट के बाद 4.40% हुआ रेपो रेट। इफरात ज़र के चैलेंज को कम करने के लिए 2 साल बाद उठाया कदम। MNS सरबराह राज ठाकरे का ऐलान, कहा लाउड स्पीकर हटने तक जारी रहेगी तहरीक। 250 से ज्यादा MNS कारकुन पुलिस की हिरासत में। जोधपुर तशद्दुद पर राजस्थान हुकूमत पर हमलावर हुई बीजेपी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा वजीर आला ऐसे वाकयात में ना ढूंढें सियासी फायदा। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। आज खुला मुल्क का सबसे बड़ा IPO। LIC के IPO का प्राइस बैंड 902 और 949 रुपये मुकर्रर। 9 मई तक बोली के लिए खुला रहेगा IPO। और मुल्क के कई हिस्सों में शदीद गर्मी से लोगों को मिली राहत। हैदराबाद, भुवनेश्वर, शिमला, जम्मू और चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में बारिश के सबब दर्जा हरारत में आई कमी। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन यहीं मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।